नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सियासत का सुपर संडे, नीतीश लालू की सोनिया गांधी से मुलाकात और आजाद की नई पार्टी और हरियाणा में विपक्षी दलों का जमघट, ये आज पूरे दिन की बहुत बड़ी खबर है और लगातार इस खबर से ही हम शुरुआत करेंगे और नजर भी आज पूरे दिन बनाए रखेंगे। दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों के बीच अभी से ही गतिविधियां तेज होती हुई भी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मंच भी तैयार हो रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में 17 विपक्षी दलों को आज जो है उनका जमघट लग रहा है और बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने के लिए कोशिश की जा रही है। लगातार इसमें भी बहुत बड़ा घटनाक्रम जुड़ता हुआ दिख रहा है। INLD ने रैली में विपक्ष के 25 बड़े नेताओं को न्योता भेजा है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिन का इस मौके पर इस दिन को चुना गया है और जिसमें हरियाणा के फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल ने विपक्ष को एक साथ लाने के लिए मंच भी सजाया है। तो निश्चित ही तौर पर एक बड़ा आयोजन ये किया जा रहा है विपक्षी खेमे के द्वारा और लगातार 2024 के लिए पिच तैयारी जो है वो होती हुई दिख रही है। इसी खबर पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार के साथ में। तुषार, क्या कुछ कहेंगे इस महा रैली को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो रैली की जा रही है, हरियाणा में बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश है वो की जा रही है। यही नहीं, आज फतेहाबाद में इन लोगों का जमघट लगा है और साथ ही आपको बता दें कि तमाम नेताओं को कांग्रेस से अलग तीसरा मोर्चा बनाने की इंडियन नेशनल लोकदल तैयारी कर रहा है, जिसके लिए INLD ने रैली में विपक्ष के 25 बड़े नेताओं को न्योता भेजा है। इनमें 12 ऐसी पार्टियां शामिल हैं जो कभी NDA का हिस्सा हुआ करती थी। तो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से देख रहे हैं कि विपक्षी दल एक साथ जुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष के इस मंच को बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस और CPI, आम आदमी पार्टी और BSP को मंच साझा करने का न्योता नहीं भेजा है। बता दें कि हरियाणा में आयोजित इस रैली में कई नेताओं के आने की पुष्टि की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार के CM नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव और NCP प्रमुख शरद पवार, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल, ये तमाम नाम ऐसे हैं जिनकी पुष्टि की जा रही है इसमें आने के लिए। और साथ ही आपको बता दें और कुछ नाम मेरे जहन में है, DK सांसद कनीम मोजी और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम नेता हैं जो इसमें रैली में आने की इनकी पुष्टि हुई है। और आपको बता दें कि CM महासचिव सीताराम येचुरी भी इस रैली में शामिल होंगे। तो ये कुछ ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है और फतेहाबाद में इसका आज जो दिन है वो रखा गया है और देवीलाल की जयंती भी है। इस मौके पर इस रैली का खास आयोजन आज किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए तुषार। तो तुषार ने जिस तरीके से कहा कि जो महारैली में कई दिग्गज भी जुड़ते हुए दिखेंगे और इसी खबर पर हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी का, क्योंकि 2 दिन पहले इस खबर पर हमने चर्चा की थी और इसमें बात कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को न्योता दिया जाएगा, मायावती को भी बुलावा दिया जाएगा, लेकिन आज वो दोनों बातें खारिज हो गई हैं। यानी कि मायावती और आम आदमी पार्टी और CPI को न्योता नहीं भेजा गया है। क्यों नहीं न्योता भेजा है सर, आपसे ही जानना चाहेंगे। नहीं, आपको अगर याद हो तो हमने उस दिन ये कहा था कि इनको न्योता भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अलग थलग रहते हैं। ये इस कुनबे में अपने आप से आपको जोड़ना नहीं चाहते हैं, पर अगर सबको साथ मिलकर लड़ना होगा तो ममता जी को भी इसमें साथ में आना पड़ेगा, अरविंद जी को भी इसमें आना पड़ेगा। और ये दोनों अगर आते हैं तो ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हमने ये भी कहा था कि आज के दिन जो लोग उपस्थित रहेंगे उस पर से ये पता चलेगा कि आगे किन किन को इनको जोड़ना बाकी है। ठीक है, तो एक तरह का एक ये परीक्षण है, पहला एक मौका बनेगा इस कोशिश का कि मंच पे कितने लोग आते हैं या कौन अपने प्रतिनिधि को भेजता है और खुद मौजूद नहीं रहता है और उसके पीछे का क्या कारण है। ये सब फिर उसके बाद जो है एनालाइज किया जाएगा और फिर जो है आगे की रणनीति इन लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। जैसे अभी समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव रहेंगे, ऑब्वियसली नीतीश तो रहेंगे ही रहेंगे, प्रकाश सिंह बादल जिनकी बहुत उम्र हो चुकी है अब तो पंजाब में, कहा जा रहा है वो मौजूद रहेंगे, संजय झा जो है वो रहेंगे मौजूद, और संजय झा जो है वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सब जानते हैं।
शरद पवार जो है वो रहेंगे, फारूक अब्दुल्ला रहेंगे। अब ममता बनर्जी का कोई प्रतिनिधि रहेगा ये कहा जा रहा है, ठीक है, तो वहां खुद वो नहीं रहेगी। और फिर वीरेंद्र सिंह जो है वो भी, उनकी भी उम्मीद है वहां पर रहने की। लेकिन कुल मिला के ममता अपने प्रतिनिधि को भेज सकती है, ये बात सामने आ रही है। और आम आदमी पार्टी को न्योता भेजा नहीं गया, ठीक है। और आप देखिए तो फिर साउथ के स्टेट जो है वो तो इसमें कहीं हमको दिखाई दे नहीं रहा है कि किसी को बुलाया गया है नहीं बुलाया गया, ये बात स्पष्ट हो नहीं पा रही है अभी। पर ये देखना होगा। कह रहे कि गुलाम नबी आजाद को भी न्योता दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परीक्षण है। पर कहा यह भी जाता है कि शायद आजाद तो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन अपने ओर से किसी को भेज सकते हैं, वो भेज सकते हैं, मतलब भेजेंगे, ये कंफर्म न्यूज नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह का पूरा एक जमघट अभी हमको देखने को मिलेगा। पहले कहा जा रहा है कि वो सोनिया गांधी से भी मिलेंगे, नीतीश और लालू। और तो कांग्रेस, जैसे अभी तुषार कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, ये कांग्रेस बगैर का विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश नहीं है। कांग्रेस के तो रहेंगे लोग, और इसीलिए तो सोनिया से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इसको कहकर ये इस व्याख्या में फिट करना ठीक रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जितने भी विपक्षी एकता को बनाने की कोशिश करते, उस कोशिश कम है, जिसमें बिल्कुल कांग्रेस वो चाहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल रहे उसमें। अब कांग्रेस लीड करेगी या कांग्रेस लीड होगी, ये फिर बात की बात हो जाएगी। पर कांग्रेस चाहते हैं ये लोग कि कांग्रेस भी इसमें रहे। अब ममता नहीं चाहती कांग्रेस रहे इसमें, ठीक है। और केजरीवाल तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि वो तो चाहते हैं कि भाई अगर कोई मोर्चा बनना भी है तो फिर वो उन्हीं की अगुवाई में बने, तब जाके ठीक है। वो अगर इस पूरे मोर्चे को लीड करते हैं, उन्हीं के द्वारा निश्चित किए गए जो बातें हैं इस मोर्चे के गठन को लेकर, तो हर चीज अगर उन्हीं की तर्ज पर होती है तब ठीक है। अदरवाइज वो इस मोर्चे में कहीं शामिल नहीं हो, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कद जो है छोटा हो जाएगा। और वो अभी से जो है नरेंद्र भाई को चैलेंज करते दिखाई देते हैं, तो वो अपने आप को उसी एक ढांचे में ढालना चाहेंगे जहां वो आगे जाते आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देश की जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सके। तो वो इस कुनबे में नहीं जुड़ेंगे। और कहीं एक हद तक ममता जी जो है, दीदी जो है, वो भी ये चाहती हैं, उनमें भी एक महत्वाकांक्षा है कि वो नरेंद्र मोदी का एक वैकल्पिक रूप से जो है लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। तो अगर ये सबके साथ जुड़ गई तो अपने आइडेंटिटी जो है, अपना महत्व जो है वो खो सकती है। तो ये कारण लग रहा है। अब अभी भी जो नाम है, अब सम्मेलन शुरू होगा 25 के आसपास कहे जा रहे हैं कि बड़े नेता आएंगे, लेकिन अब जब शुरू होगा तब हकीकत में पता चलेगा शोभित जी कि कितने लोग सही में उस मंच पे हैं और कितने लोगों के प्रतिनिधि सही में उस मंच पे हैं। वो फिर जैसे हम देख पाएंगे तो बता पाएंगे। फिर उसके बाद एक आकलन होगा और इसके बाद एक विश्लेषण होना बहुत जरूरी हो जाएगा। आपने कहा कि नीतीश और लालू यादव भी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। लालू यादव की मुलाकात की तो जिक्र पहले हो चुका था, लेकिन नीतीश के साथ में लालू यादव का जिक्र जो था वो नहीं था। ये था कि नीतीश मुलाकात कर चुके हैं और लालू यादव व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे, लेकिन दोनों लोग एक साथ मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्षी खेमे को कांग्रेस के द्वारा लीड किया गया अभी तक, आपको लगता है कि वो तर्ज जो सोनिया गांधी के सामने प्रस्ताव रखेंगे उस पर बात बनती हुई दिखेगी? क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा भी अपने चरम पर चल रही है और जिस तरीके से जन समर्थन उनको दिख रहा है राहुल गांधी को, तो वो अपने आप में उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, वो तो कांग्रेस के बगैर का कोई मोर्चा कभी संभव हो नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं इस देश में आज भी उतनी तादाद में है जितनी तादाद में हुआ करते थे। वोटों का गणित और परसेंटेज की जो पूरी एक कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से बहुत बड़ा मार पड़ा है उनको, अलग बात है। और वो कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को बूथ तक लेके बूथ तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, वो अलग बात। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी विचारधारा नष्ट हो गई है या लोगों के दिल से ये लोग जो है बिल्कुल निकाल बाहर कर दिए गए, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस तो रहेगी बिल्कुल। और उस तरह से जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अभी तो अपने शुरुआती दौर में है, 5 महीना चलनी है, तो अभी तो अपने शुरुआती दौर में है। लेकिन जिस तरह से उसको प्रतिभाव मिल रहा है लोगों का, जहाँ पे जिस तरह से वो जुड़ रहे हैं उस यात्रा से,
तो वो अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की सांस लेने वाली बात हो जाती है। और दूसरे विपक्ष भी इसको देख रहे हैं ना। देखिए, अब और भी तो लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये कांग्रेस ने की, अगर ये समझ लीजिए फॉर एग्जांपल नीतीश, तो क्या आपको लगता है कि इतनी सफलता जो शुरुआती दौर में मिलती केरल से? नहीं मिलती, है ना। वो लालू जी को भी नहीं मिलती, वो अखिलेश जी को भी नहीं मिलती। ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस के लिए ये संभव है। और ये साबित करना भी बहुत जरूरी था कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर तक अभी भी रिलेवेंट पार्टी है ना। वो जेडीयू नहीं हो सकती, आरजेडी नहीं हो सकती, वो केरल की वामपंथी पार्टी नहीं हो सकती, केरल की तमिलनाडु की एआईडीएम की या डीएमके नहीं हो सकती, ठीक है। ये कांग्रेस हो सकती है, तो वो एक साबित करना भी बहुत जरूरी था। और वो मुझे लगता है कि वो साबित करने की जो जरूरत थी उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है अभी इस यात्रा के माध्यम से। और इसी को देखते हुए विपक्ष की और जो दूसरे विपक्ष हैं वो भी सोचेंगे कि नहीं भाई, ये अब जितना मान रहे हैं कि खत्म हो चुकी है, शायद उतना उस हद तक मानना भी ठीक नहीं है। तो अब कांग्रेस इस मोर्चे को लीड करेगी या नहीं करेगी, ये अलग मामला है। लेकिन कांग्रेस एक महत्वपूर्ण घटक रहेगी विपक्षी मोर्चा का, ये मानना बिल्कुल जरूरी बन जाता है एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते। और अब राहुल ने अपना रोल देखिए स्पष्ट कर दिया है। राहुल सक्रिय राजनीति में रहेंगे, लेकिन कोई पद या ओहदा पार्टी संगठन में नहीं रहेगा उनका। और अभी कुछ समय के बाद आप चर्चा भी करने वाले हैं कि गहलोत जो है राजस्थान में एक बैठक बुलाएंगे, और तो उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और हम जो पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारी बात सच निकलेगी और शायद सचिन पायलट जो है उनको अब जो है जिम्मा दे दिया जाएगा, ये भी लग रहा है। लेकिन कुल मिला के अभी तो जब आएगा बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि कुछ हो रहा है ना, कांग्रेस में हलचल हो रही है अभी, और सब लोग देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं तो फिर अपने आप का महत्व फिर से स्थापित करने की जब जरूरत आन पड़ती है, और पार्टी अगर उस बार में उस दिशा में कदम उठाती है, तो वो पार्टी के लिए अच्छी बात होती है। तो कांग्रेस तो बिल्कुल महत्वपूर्ण घटक रहेगी विपक्षी मोर्चे का। अब अखिलेश नहीं आ पा रहे हैं आज, वो कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आ पा रहे ये पता चल रहा है, क्योंकि इसको तो अभय चौटाला ने जो इसको पुष्टि दे दी है कि वो नहीं आ पाएंगे, पर उनका समर्थन तो बना रहेगा, ये बात अभी भी समझ में आ रही है। तो ये एक बड़ा एक नेता जो नहीं पहुंच पाएगा आज के दिन, वो एक ये खबर है। बाकी समर्थन में है इस पूरे विपक्षी मोर्चे के, वो बात तो अभी भी स्पष्ट है। तो देखिए, आज के दिन के अंत होते तक जो है, आज जब सूरज ढलता है तब तक हम क्या देख पाते हैं, क्या चीजें हमारे सामने उभर कर निकल कर आ जाती हैं, वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। शोभित जी, मेरा अंतिम सवाल है इस खबर को लेकर आपसे। मैं जानना चाहता हूं आपसे ही कि 2019 में विपक्षी खेमा साथ होने की बात कही जा रही थी कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, और इसके बाद भी इस तरह की रणनीति जो है बनती हुई दिखाई दी। हालांकि जब उसकी तारीख नजदीक आ गई तो आपसी मतभेद उजागर हुए और खेमा फिर से एक बार बिखर गया। और फिर वही अगर कवायद की देखेंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव है और फिर उसी तरीके से मतलब पहली सीढ़ी से शुरुआत की जा रही है, और उसकी शुरुआत जो है वो आज से महारैली के माध्यम से हो चुकी है। आपको लगता है कि अंत तक, जिस तरीके से हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं और हर बात में कुछ नई बात निकलकर सामने आती है, आज फिर आपसे इसी बारे में जानना चाहता हूं कि विपक्षी खेमा 2024 तक मजबूती से टिका रहेगा क्या? ये अभी नहीं कह सकते, ये अभी इस वक्त नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये तो अभी तो पहला पायदान है, उस पर वो चढ़े। अभी आज दिन खत्म होने तक फिर समझ में आएगा कि पहला पायदान चढ़ पाया या नहीं चढ़ पाया। ठीक है, पहली कोशिश, पहला प्रयास 2024 से पहले। अभी से ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी 1.25 साल बाकी हैं लोकसभा चुनाव में, और 1.25 साल के कालखंड के दौरान ये विपक्षी दल जितने भी हैं, ये क्या एक दूसरे के साथ जुड़कर रह पाते हैं, या किसी का ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर दूसरे जो विपक्षी दल हैं या नेता है उनको आघात पहुंचा दो। बहुत कूटनीति का माहौल रहेगा, उपयोग का माहौल रहेगा इस आने वाले 1.25 साल में। और इनकी एकता बना रहना जो है ना, वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। इनकी एकता बनी रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। लड़ेंगे जीतेंगे वो बात की बात है, लेकिन एक बने रहेंगे, ये बड़ी चुनौती है इनके लिए। अगर ये कर पाए तो फिर हो सकता है कुछ 2024 के चुनाव में प्रभाव अपना असर दिखा सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यूएनजीए में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, संवाद और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं, ये भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है और स्पष्ट संकेत दिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर भारत ने। आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने पाकिस्तान के कश्मीर पर फैलाए जा रहे झूठ पर प्रपंच को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र में उठाए गए झूठे मुद्दों का पर्दाफाश करते हुए भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि जिस देश में अल्पसंख्यक खत्म होने की कगार पर हो, जहां उनकी लड़कियों को अगवा कर उनसे शादी करना एक सामान्य प्रक्रिया बना दी गई हो, वो देश अगर भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात ही ना करें तो वो बेहतर होगा। तो ये बड़ी खबर है और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी का। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ये आरोप लगाया गया भारत में कि अल्पसंख्यकों को भारत में निशाना बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे कि पाकिस्तान को अपने गिरावान में पहले झांक कर देखना चाहिए, तब जो है इस तरह के सम्मेलन में बात करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और जब से वो पैदा हुआ है तब से है, ठीक है। अब ये है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं है जी कि जो मुसलमान इस देश में विभाजन के समय रहे थे वो अपनी मर्जी से रहे थे जी। वो ये मान के रहे थे कि ये उन्हीं का देश है, ये उन्हीं की मातृभूमि है और यहीं पे उनको रहना है और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी यही रहना है, ठीक है। और उसके बाद से लेके अब तक जो है आप हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी तादाद मुसलमानों की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारे यहाँ, ठीक है। तो अब समझना ही नहीं चाहते क्या करें शोभित भाई, और ऐसे बड़े बड़े मंच पर जाकर फिर अपनी जो अकल है उसका प्रदर्शन करते हैं फिर, ठीक है। तो उनको फिर ये जवाब देना भी बड़ा जरूरी बन जाता है ना कि भाई आप अपने गिरबान में झांक कर तो देखो यार, वहां जो माइनॉरिटीज है वहां उसका क्या है। हमारे यहाँ तो मुसलमान भाई जो हमारे हैं वो तो 21-22 करोड़ की तादाद कम से कम है इतनी, ठीक है। 18-19% उनकी आबादी है इस देश में, ये कह सकते हैं। और कहाँ उनको कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन का कोई छूट फूट के जो इंसिडेंट हो जाते हैं उससे कोई दो कौम के बीच की जो है व्याख्या, संबंधों की व्याख्या तो जैसे ही कर सकते हैं ना, वो कैसे कर सकते हैं आप। तो कुल मिला के मामला ये है कि पाकिस्तान को अपने हिसाब से अपने खुद के गिरबान में देखना चाहिए भाई कि वहां जितने हिंदू रह रहे हैं, कुछ दिनों पहले आप सबने देखा होगा, वीडियो आया हुआ था, वहां जिस तरह से जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लोग जो एक इलाके में रहते थे वहां पे किस तरह से उन पर हमला करके महिलाओं को बाल से पकड़ के खींच के घीस के ले जाया जा रहा था, ये सब चीजें वहां पे हो रही थी भाई। यहाँ कभी आप एक ऐसी घटना होती हुई दिखाओ हमको। तो अच्छा, फ्रिंज एलिमेंट तो हर जगह होते हैं, वो हमेशा, वो तो किसी भी कम्युनिटी में रहेंगे, वो किसी भी समुदाय में रहेंगे, समाज में रहेंगे, ठीक है। अब उसको आप जो है अपवाद को आप तो कैसे चलेगा, वहां देखने की जरूरत है। आपके वहां सिखों के साथ क्या हो रहा है, आपके वहां हिंदू के साथ क्या हो रहा है, अरे हिंदू सिख छोड़ दीजिए, आपके वहां शिया और सुन्नी के बीच में क्या हो रहा है, ये तो बताइए। आपके यहाँ मस्जिदों में बम फूट रहे हैं, ठीक है, शिया को आपको टारगेट किया जा रहा है वहां पे। आपका तो अंदर जो है अंदरूनी कलेश इतना बड़ा है कि ब्लड बाथ तो आप अंदर ही अपनी शिया और सुन्नी के बीच में कर रहे हैं भाई। आपको कैसे हक बनता है करें? पहले आप अपने आप को ठीक तो कीजिए, अब ठीक कीजिए अपने आप का। जो आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, आपके यहाँ धर्मांधता इतनी बढ़ चुकी है, आपके यहाँ प्रोग्रेसिवनेस की बजाय जो है वो बैकवर्डनेस, कंजर्वेटिव जो सोच है उसको ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया कहीं एक तरफ जा रही है, आप कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये आपकी तकलीफ है, आपको पहले उसको सुधारना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसी कोई, आप जो कह रहे हैं ऐसी कोई स्थिति है नहीं। छुटपुट के कुछ अपवाद रूप जो बनाओ ये इंसिडेंट होते हैं, उससे फिर जो है ये टेंशन बढ़ाने की बात की जाती है ये तत्वों के द्वारा, और उससे बनता नहीं है। हमने अभी राष्ट्र संवाद कार्यक्रम किया था शोभित जी, आपको याद है, हमने अभी आधा घंटा पहले किया था, तब हमने पूरे रिपोर्ट में बात की थी। ये सुनियोजित रूप से ये एक षड्यंत्र है, और मुझे तो लगता है कि इसी षड्यंत्र के भाग रूप ये पाकिस्तान के वहां इतने बड़े मंच पे इस चीज को बोला गया है।
ठीक है, ये हमको मतलब हिंदुस्तान को, हिंदुओं को, भारत को टारगेट करके एक जो चलाया जा रहा है, जो वहां की एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी एनसीआरआई का रिपोर्ट है, जिस पर हमने आधा घंटा चर्चा की, उसी षड्यंत्र का वो तो हमें तो ये हिस्सा लगता है जो पाकिस्तान ने इस बार जो है कहा, और हमने बहुत अच्छा और बहुत ठीक जवाब दिया वहां पे, और ऐसा ही जवाब देना चाहिए। शोभित, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो है अपने बिल्कुल चरम पर थी और की खबर भी सामने आई थी, और उस दौरान एक संवाद की जो है गुंजाइश बनती हुई दिखी थी। भारत की तरफ से पाकिस्तान को फोन किया गया था और वहां के जो उनके मुखिया है, कहेंगे शहबाज शरीफ, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि आपको हम हर तरीके से जो है मदद के लिए जो है संभव मदद देने के लिए भी तैयार है, और आपकी स्थिति के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमें भी काफी दुख हो रहा है, काफी लोगों की जो है इस बाढ़ के माध्यम से जान गई। तो एक तरफ से जब हम सॉफ्ट बॉलिंग कर रहे हैं और उधर से जो है कि उस बॉलिंग पर जो है लगातार एग्रेसिव मोड दिखाया जा रहा है, लगातार जो है उसका एग्रेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इस तरीके की जो मतभेद जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, आप इस मानसिकता को क्या कहेंगे पाकिस्तान की? वही बात जो अपने गिरेबान में झांक कर देखना नहीं चाहता, वो वाली मानसिकता जी। क्योंकि अगर देखेंगे, और ऐसा नहीं है, शोभित में वहां भी बहुत अच्छे ज्ञानी और गुणी लोग हैं जो समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस विरोध का, इस दुश्मनी का कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। ये वहां जानते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं वहां, और वहां पर फिर वही मामला है कि वहां वही हाल है कि उनको फिर ना तो बोलने दिया जाता है, ना उनकी बात सुनी जाती है। और मैं बताऊं आपको कि आम पब्लिक जो है पाकिस्तान की, आम जनता, उनको भारत से कोई वैर नहीं है। जो हमको समझ में आ रहा है, जितनी हमारी समझ, जितनी सोच, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जितने लोग से हम बातचीत कर पाए जो पाकिस्तान होके आए है ना, तो वह वहां का माहौल बताते हैं ना, तो वो लोगों के बीच में कोई नफरत नहीं है मन में, पर कुछ ऐसा पर्टिकुलर एक वर्ग है जहां, जिसमें पॉलिटिशियंस आप पकड़ लीजिए सब शामिल हो जाते हैं, उनको कर लीजिए, और सेना है फिर, ठीक है, सेना का बहुत बड़ा तबका है, और फिर एक वर्ग है वहां के जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, उनका एक वर्ग है। ये लोग जो है नहीं चाहते कभी कि भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध अभी अच्छे हो, या भारत जो है उसको बड़ा भाई मान लिया जाए, उसके आशीर्वाद जो है वो ले लिए जाए, उसका स्नेह ले लिया जाए, और उसके साथ रह के जो है कुछ डेवलपमेंट की बात की जाए। अगर भारत और पाकिस्तान, आप सोच ले एक बार कि अगर वो सही में एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो इतनी बड़ी फोर्स बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो जियोग्राफिकल स्टेचर है दोनों देशों का, वो इतना महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये दो मिल जाए तो पूरी दुनिया को जो है, मतलब एक इतनी बड़ी अहम ताकत के रूप में उभर कर अचानक से आ जाएंगे। अभी तो भारत तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान अगर ये मान के चले कि भाई ये बड़ा है, ये गुरु बंधु है, इसके साथ कोई गद्दारी मक्कारी नहीं करनी, साथ में रह के डेवलपमेंट करना है, तो कुछ और अलग सिनारियो हो जाएगा। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो कुछ एक टिपिकल वर्ग है, क्लाउड है, वो नहीं चाहते कि ये हो, और उसी का खामिया जो है पाकिस्तान भुगत रहा है। वरना वो भी डेवलप कर सकता था ना, बहुत सारी चीजें वहां भी तो हो सकती थी। बाढ़ के कारण तबाह हो गया अभी, ठीक है, उनकी खुद की इकोनॉमी इतनी खस्ता हालात में है कि आप पूछो मत। श्रीलंका जैसी स्थिति होने की तैयारी में है वहां पे, ठीक है। और फिर बलूचिस्तान वाला मामला वो बहुत बड़ा है वहां पे, अभी भी धीरे धीरे वो बड़ा होता ही जा रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ इनके रिश्ते इतने बिगड़े हुए हैं कि अफगानी जो हैं लोग, ये इनको सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं अभी पाकिस्तान को। तो कहां से, मतलब कहां है सुकून, उनके पास है ही नहीं कहीं। तो वो सब सोचने के बजाय बस कुछ भी हो, बस भारत के खिलाफ बोलते रहना, इससे अपनी उनकी रोटी जो है वो सेकते रहते हैं, पाकिस्तान में उनकी सत्ता बची रहती है, जैसा ये लोग मानते हैं। तो अब जब देखेंगे तब, अब गिरेबान में जाकर देखें, आत्म सोच करें, अंदर में अंदर खोजे अपने आप को, क्या कर रहे हैं, किस चीज की जरूरत है और क्या करने जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं साथ में। दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा अंतर है उसको समझने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, पर वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी दाल रोटी इसी से चलती है, और यही सोच है उनकी।
चाहूंगा क्योंकि आपके द्वारा वो उस बात को कहा जाता है और बहुत प्रमुखता से कहा जाता है और उसका अपना एक अलग महत्व है कि सत्ता का नशा जब हो जाता है तो इंसान मदहोश हो जाता है। तो फिर इस कुर्सी का नशा कहेंगे कि परवेज मुशर्रफ साहब का हम जिक्र करेंगे। जब वो कुर्सी में नहीं थे तो भारत के हितैषी थे, कुर्सी में बैठने के बाद भारत विरोधी हो गए। नवाज शरीफ की बात करेंगे, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हमें दिखा था उस कार्यकाल में जब मोदी साहब उनसे मुलाकात कर रहे थे और इसके बाद में वहां पर कुछ स्थितियां संभलती हुई दिखी थी। इसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान कुर्सी से उतरे जब नहीं थे तब भारत के साथ में थे, भारत की नीतियों को सराहते थे, कुर्सी पे बैठे भारत विरोधी हो गए, कुर्सी से उतर गए तो फिर भारत को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। अभी 2 दिन पहले तारीफ की उन्होंने भारत की। और इसके बाद अब इसमें बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की। जब तक वो अभी विलुप्त थे तब इनका कोई असर नहीं था, भारत के लिए उनके कोई भी स्टेटमेंट नहीं थे, तब भारत एक अच्छा दोस्त था और कुर्सी पर बैठते ही भारत विरोधी स्वर जो है अलापने लगे हैं। क्या कहेंगे कुर्सी प्रेम को? मैं कह रहा हूं ना, उनकी दाल रोटी इसी से चलती है कि वो भारत के खिलाफ बोलते रहे, तभी उनके घर पे खाना आएगा, है ना, तभी वो सांस ले पाते हैं, तभी वो जी पाते हैं। कुर्सी पे बैठने के बाद की बात कर रहा हूं, है ना। वहां उस कुर्सी पे बैठ गए तो फिर ये सब बोलना उनके लिए जो है कंपल्सरी हो जाता है। उनको लगता है कि ये नहीं बोलेंगे तो फिर हम कौम के मसीहा कैसे हो जाएंगे। अब ये वो जानना ही नहीं चाहते कि कौम नहीं चाहती झगड़ा करना। वो कौम, जिस कौम की बात कर रहे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। बाकी बहुत सारे, ज्यादातर लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वो भी वहां सबसे ज्यादा हमारी हिंदी फिल्में देखी जाती है, सबसे ज्यादा हमारे गाने सुने जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब हमसे है अलग कहाँ हुई तो बताइए। और हम ही में से तो निकले हैं, तो कैसे अलग हो सकते हैं। तो अब जबरन जो है ऐसा एक सोच बना ली गई है कि अगर कुर्सी पे बैठे रहना, अगर मतलब कुर्सी संभालनी होगी तो भारत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये एक ऐसी सोच पाल के रखें, इसी का नतीजा है और कुछ नहीं है। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ और तीसरी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 5 आप नेताओं पर ठोक दिया है मानहानि का केस। 2 करोड़ रुपए की हट जाने की मांग भी की गई है दिल्ली के एलजी की तरफ से। थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच का जो मतभेद है वो किसी से छुपा नहीं है और इसको लगातार लेते हुए बयानबाजी भी होती हुई दिखती है और लगातार जो है आपस में टकराव की स्थिति ही बनती हुई दिख रही है। इसी मुद्दे पर हम चलते हैं, इसी खबर पर चलेंगे अपने साथी सहयोगी तुषार के पास। तुषार, क्या कुछ अपडेट है इस केस को लेकर? जी शोभित जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि दोनों के बीच में जुबानी जंग या बयानबाजी हम जिसे कह सकते हैं दिखती हुई साफ नजर आ रही है, तो इसी के चलते उपराज्यपाल ने मानहानि का दावा ठोक दिया है और आम आदमी पार्टी के 5 नेता उसमें शामिल हैं। बता दें कि आप नेताओं पर आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जिस तरह से खाद्य और उद्योग के जब कार्यकाल उनका चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का जो घोटाला था वो उसमें शामिल थे। इस तरीके का आरोप लगाया गया है, तो इसी के चलते उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है और साथ ही आपको बता दें हाई कोर्ट में ये दायर किया गया है शिकायत और साथ ही उन्होंने 2 करोड़ रुपए की इस पे मांग की है उपराज्यपाल ने और साथ ही उन्होंने इसकी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है मतभेद है वो लगातार उजागर हो रहा है और उजागर इस तरीके से हो रहा है कि लगातार एक दिन के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिस तरीके से मानहानि का मुकदमा भी लगाया गया है एलजी के द्वारा, बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि असम के मुख्यमंत्री यानी कि उनकी पत्नी के द्वारा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी मानहानि का मुकदमा लगाया गया था और एक नया नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है वो दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना का। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो एक दिन के बाद एक जो नए नए आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर किस तरीके से छवि जो है वो आम आदमी पार्टी की, इस छवि का नुकसान क्या आने वाले चुनाव में उन्हें हो सकता है? आपको लगता है क्या? मैं एक बार इस मुद्दे को अलग एंगल से हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा। मैं कह रहा था कि जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी मेरे भाई को फायदा पहुंचा गई, मुझे लगता है शायद उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को पहुंचा सकती है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि ये देखिए अब अभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में, आप देखें कि अभी ये नहीं हुआ है।
कि एलजी ने जो है वो रूलिंग पार्टी के विधायकों पर मानहानि का दावा ठोक दिया। ये इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी व्यस्त रहे, यहीं वो अपना विस्तार बाहर करना जो चाहती है वो उसमें उसको टाइम न मिले, वो सोच न पाए, वो आयोजन न कर पाए, वो घिरी रहे, है ना, यहां से बाहर निकल ही ना पाए। तो ये एक वॉरफेयर टेक्निक है, उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए एलजी का भी अब जो है योगदान हमको देखने को मिल रहा है, तो वो रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे फायदा केजरीवाल को और ज्यादा होगा। केजरीवाल, जहां तक अभी तक मैं स्थिति देख रहा हूं, केजरीवाल इस हर ऐसी स्थितियों का फायदा उठाने में सफल हुए हैं। और जिस तरह की उनकी कूटनीति रही है, मुझे मानने को मन कर रहा है कि शायद इसमें भी वो फायदा अपना जो है ढूंढ लेंगे और लोगों के मन में और सहानुभूति अपने प्रति और अपने पार्टी के प्रति वो पैदा करने में शायद सफल हो जाएंगे। शोभित जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो लगातार ये कहती है कि मेरे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है और हम सबूत प्रस्तुत करेंगे। और इतने सारे, एक के बाद अगर पिछले एक महीने के घटनाक्रम की बात करें तो हमें लगता है कि 15 तो आरोप लगाई दिए होंगे कम से कम इन 3 दिनों में, इन 30 दिनों में। तो लगातार कह सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे पास सबूत है, तो वो सबूत को सुपुर्द क्यों नहीं कर रही, सीबीआई के समक्ष क्यों नहीं लगा रही, ईडी के समक्ष क्यों नहीं दे रही? तो अगर उनके पास सबूत इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी को लेकर, तो यहां पर जो है वो अपने पास इन सबूत का जखीरा, पुलिंदा जो है इसको बांध कर क्यों रख रही है? वो जनता के सामने, ईडी के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत करती, जिससे उनकी बात में और मजबूती दिखे? ये राजनीतिक लड़ाई के जो सिद्धांत होते हैं उन्हीं में से एक है कि आप लोगों के मन में पर्सपेक्टिव पैदा करो, एक नैरेटिव क्रिएट कर दीजिए। आप एक वार्ता ऐसी बनाइए और उस वार्ता को, उस कहानी को हकीकत के तौर पर लोगों के मन में आप प्रस्तावित करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो हर कोई करता है, जो जितना कौशल्य रखता है उतनी अच्छी तरह से कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कौशल्य है इसमें, और तकलीफ यहाँ ये है कि सामने आम आदमी पार्टी भी थोड़ा उससे और अच्छा कौशल्य और स्किल रखती है। अपनी बात जो है वो लोगों के मन में कहानी को हकीकत के रूप में स्वीकार करवाने के मुद्दे को लेकर, तो वो कोर्ट में बिल्कुल अब जाना चाहिए। अब उसका स्टेटस क्या है वो कहीं स्पष्ट हो नहीं पा रहा है कि क्या ये सब जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो तथ्य के तौर पे है, अगर है तो क्या वो उसका कोई जुडिशियल लीगल मैटर में उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई केस चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है ना, ये इनको भी पकड़ लिया, ये जो थे अपने दुर्गेश, क्या नाम, पाठक, दुर्गेश जी थे इनके, उनको भी तो पकड़ लिया, कह रहे हैं कि उन्होंने भी घोटाला किया होगा। ठीक है, अब जितने भी आप घोटाले के आरोप लगा रहे हैं तो फिर आपके पास साक्ष्य होंगे तो आप वहां तो जांच चल रही है, वहां पे उसको आप सुपुर्द कीजिए। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन लोगों के सामने टेलीविजन के कैमरे के माध्यम से उसको रख रहे हैं, लगातार रख रहे हैं, और एक ऐसा चित्र बनाने की कोशिश की जा रही है लोगों के मन में कि भैया ये तो बड़े चोर लोग, ये कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर भ्रष्टाचारी लोग नहीं, बेईमान लोग। तो वो एक कहानी को सच में स्थापित करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अब वो तथ्यों को देती है जांच एजेंसियों को या नहीं देती है, अब ये स्पष्ट हो नहीं पा रहा, लेकिन देना चाहिए उनको, अगर उनके पास है तो हर चीज को उनको मुहैया करवाना चाहिए ताकि एक ठोस जुडिशियल एक प्रोसेस के तहत फिर जो काम हो सके। जी, मेरा अंतिम सवाल है और फटाफट आंसर आपसे चाहता हूं सर, कि जिस तरीके से आपने कहा कि चित्र बनाने की कोशिश कर रही है, तो चित्र तभी बनता है और वो बनता हुआ तभी पूर्ण कहलाता है जब पीछे का जो उद्देश्य हो वो स्पष्ट हो। कहने का मेरा मतलब यही है कि जब आपके पास आरोप आप किसी व्यक्ति पर लगाते हैं, एक लगा देते हैं, 2 लगाते हैं, तो बात वहां तक सीमित हो जाती है। जब लगातार आप आए दिन खुलासा करते हैं और उसके लिए आपके पास साक्ष्य जो है वो ना के बराबर है, आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, तो वो आरोप जो है वो बेबुनियाद होते हुए, और जनता भी इतनी समझदार है, वो 1-2 दिन तो गौर करती है और फिर समझ जाती कि इनका तो काम ही यही है कि झूठे आरोप लगाना, अगर जब तक कोई सबूत नहीं अगर वो प्रस्तुत करते हैं। तो इससे आपको भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए माध्यमों से आरोप लगाए जा रहे हैं और साक्ष्य कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप है, आरोपों की झड़ी है। आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि आरोप लगते रहेंगे लेकिन मेरी छवि जो है ईमानदार, कट्टरवादी और ईमानदारी
को हम जो झंडा उठा के चलने वाले जो है कार्यकर्ता के रूप में है वो हमारी और मजबूत होती जा रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है और आम आदमी पार्टी खुद ही बीजेपी का जो आरोप लगा रही है उससे वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की जो हरकतें हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उन हरकतों से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। उनकी छवि में जो है वो थोड़ी थोड़ी धूमिल होना शुरू हुई है लोगों के मन में, क्योंकि केजरीवाल एक चीज को लोगों के मन में स्थापित करने में कामयाब हुए हैं, जो मुझे लगता है जहां जहां वो जीते हैं, एक वो ईमानदार है, दूसरा वो डेवलपमेंट का वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। ये लोगों के मन में स्थापित करने में सफल हुए हैं, ये हकीकत है। तो जो लोग आपको, अब देखिए दिल्ली में इतने 63 सीट जीत के आए हैं, पंजाब में आप देखिए 60 सीट जीत के आए हैं। अब इतनी प्रचंड बहुमती से जो लोग जीत के आते हैं भाई, तो मतलब है कि उस देश की महत्तम संख्या में जो जनता है वो आपके साथ है। अगर उनको जब अपने नेता का अपमान इस तरह से होता हुआ दिखाई देता है तो फिर उनकी जो संवेदना है वो संकुचित हो जाती है, वो उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है। और जिस तरह से वो देश में अपना व्याप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जहां जहां उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में जैसे हम कल भी कह चुके हैं कि कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छी पैठ उनकी बन गई है। तो उस पैठ जब बनी गई है तो वहां जो लोग रहेंगे वो भी तो जो है इस चीज को पर्सनली लेंगे, क्योंकि वो अपना नेता केजरीवाल को मान चुके हैं। तो केजरीवाल जो है वो ऐसी स्थितियों में एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जो बहुत बढ़िया तरीके से खेलना आता है उनको। उनकी शक्ल वैसे भी बहुत भोले आदमी की दिखती है, उसको और भोला बना देते हैं अपने आप को, और पीड़ित, विक्टिम, वंचित, शोषित व्यक्ति के रूप में जिस पर बहुत अत्याचार और जुर्म हो रहे हो, ऐसे व्यक्ति का उनका एक बहुत बढ़िया अद्भुत सा एक मुखौटा है, वो पहन लेते हैं और फिर जो है वो अपनी बात रख देते हैं। उस बात का असर बहुत होता है लोगों पर, हमने ये देखा है। लोग जो है हमारे यहाँ वो भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, बेसिकली इमोशनल। हम उस तरह से हैं कि कभी कभी हमको ये कहने का मन होता है कि हम शायद बहुत ही इमोशनल फूल किस्म के लोग हैं। ये कोई अपमानजनक रूप से नहीं कह रहा हूँ, पर ये एक तरह की उपाधि है। मैं अपने आप के साथ साथ देश की जनता को भी देता हूँ, क्योंकि इतने भावुक हैं कि मूर्ख बन जाते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। तो उस भावनाओं के साथ खेलना नरेंद्र भाई भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और केजरीवाल साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें फिर आप ऐसी स्थितियों में जब इस तरह के आरोप लग रहे हो तो उसका कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे उसको अपने पक्ष में जो है पलटा दिया जाए, ये काम केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा और केजरीवाल जो है उसको, ये जो भी हो रहा है उसको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से प्रमुख बिंदुओं पर बात करने के लिए। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। राजस्थान से खबर है, कांग्रेस के कह सकते हैं मीडिया प्रभारी, कह सकते हैं मीडिया जो इस समय कांग्रेस का देख रहे हैं, जयराम रमेश, उनकी तरफ से एक बयान साझा किया गया है और बयान है कि किसी भी यानी कि अध्यक्ष पद के किसी भी उम्मीदवार पर टिप्पणी करने से कांग्रेस कार्यकर्ता बचे। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का और इसी पर जो क्या कुछ अपडेट है हम जानेंगे अपनी साथी सहयोगी वैष्णवी से। वैष्णवी, क्या कुछ कहना चाहेंगी इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि कांग्रेस प्रवक्ताओं को उन्होंने अपनी नसीहत दी है और उसको लेकर कहा है कि फिलहाल ये साफ भी हो चुका है कि राहुल गांधी इस चुनाव में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। इसके साथ ही राजस्थान की जो सीएम है अशोक गहलोत, उसकी दावेदारी भी पक्की हो गई है। हालांकि अब इसमें ये भी देखा जा सकता है कि अध्यक्ष पद को लेकर बाकी नेताओं ने भी अपने दावे जो है वो पेश किए हैं। इसके बाद एक से ज़्यादा उम्मीदवार नामांकन जो है वो दाखिल कर चुके हैं और कर सकते भी हैं। इस पूरे चुनाव की गंभीरता को देखते हुए अब कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं और संचार विभाग के अन्य पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वो पार्टी के अध्यक्ष चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में किसी तरह की टिप्पणी करने से परहेज करें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो वैष्णवी ने जिस तरीके से कहा है कि इस समय अध्यक्ष पद को लेकर कई दिनों से अटकलें जो चल रही हैं उसमें अब विराम लगता हुआ दिख रहा है और अध्यक्ष पद के बाद की क्या स्थिति होगी इस पर काम करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिगर पांड्या जी। जिगर पांड्या जी, क्या कहेंगे इस टिप्पणी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी की तरफ से ये नसीहत दी गई है कि कार्यकर्ता है वो कांग्रेस की छवि को मजबूत बनाए, ना कि जो अध्यक्ष पद के लिए जो भी अमुक व्यक्ति नॉमिनेट हो रहा है उस पर टिप्पणियां करें, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? देखो शोभित, ये मनीष तिवारी जो दिग्गज नेता थे G23 के, उन्होंने भी यही बात कही थी। मैं दर्शकों को वो पुरानी बात याद दिलाना चाहूँगा, 2 महीने पहले की शायद थी या 1 महीने पहले की थी, जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया था। उन्होंने बोला था मनीष तिवारी ने कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी और कांग्रेस निकाल रहे हैं उसकी वजह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस के ही नेता ने यह बात बोली थी। ये बात क्यों बोली थी? क्योंकि कांग्रेस में हर नेता अपनी कांग्रेस चला रहा है और ये बात सामने आ रही है क्योंकि अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत का नाम लगभग तय हो चुका है, वो चुनाव लड़ेंगे। उसके सामने शशि थरूर भी अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, एक और भी नाम आ रहा है, शायद वो भी नाम भरेंगे। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है पिछले 2-4 दिनों से। तब कांग्रेस के ही अलग अलग नेता अपने सूर बदलते नजर में आ रहे हैं। अब देखो, अध्यक्ष पद पर चुनाव हो रहा है, कांग्रेस तो बोल रही है, दावा कर रही है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष चुनाव करेंगे। अब शोभित, जब ये पूरी बात देश के सामने वो लोग रखते हैं, एक पक्ष की राय रखते हैं, और प्रभारी जो है संचार विभाग के वो जयराम रमेश हर बार अपनी प्रतिक्रिया और देते रहे हैं, महासचिव भी है वो। इस बीच में गौरव वल्लभ करके जो उनके प्रवक्ता है, वो 2 उम्मीदवारों के बीच की कंपैरिजन करके अलग अलग फुट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तब जयराम रमेश ने भी ये बताया कि भाई कमेंट से बचे और जो कुछ उम्मीदवार है ये अध्यक्ष पद के लिए उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि वो सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता है। अब ये जो एक बयान है वो क्यों देना पड़ता है? ऐसा क्या हो गया कि जयराम रमेश को ये बात बोलनी पड़ती है? सभी को क्या, सभी में अपनी अपनी तरीके से सोचने की क्या हिम्मत नहीं है? सब सोचते हैं, सभी के पास ऊपर वाले ने एक जो सोचने की एक दी हुई है IQ पावर, वो सबके पास है। फिर भी अगर अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और अलग अलग नेता की कंपैरिजन की जाती है तो उससे क्या संदेशा निकल आएगा? वो भी एक बड़ी सोचने की बात है। शोभित, देखो, एक बात फिक्स है कि अशोक गहलोत का नाम फिक्स है और शायद वो ही बन भी जाएंगे, भले शशि थरूर सामने हो। और भी एक नाम आ रहा है जो कल तक तो ना बोल रहे थे महाशय, लेकिन आज भी उनका नाम फिर से आया हुआ है और वो महाशय का नाम है दिग्विजय सिंह। तो अलग अलग जो अक्टूबर में 17 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनाव होने वाले, उसके पहले कौन कितने नामांकन आएंगे वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन कांग्रेस को अपनी जो एकजुटता है वो साबित करने का ये मौका है। अभी तो चुनाव हुए नहीं है, नामांकन दाखिल हुए नहीं है, उसके पहले तो एक दूसरे के ऊपर ये जो एक बोलते हैं ना बयानबाजी करने का स्टार्ट हो चुका है। तो 17 अक्टूबर तक क्या होगा वो भी देखने वाली चीज़ है, क्योंकि कांग्रेस को ये सीखना चाहिए कि भाई पहले अपना घर संभालो, उसके बाद आगे आगे देश की बात संभालो या देश की बात करो। जी शोभित। देखिए, बिल्कुल सही बात है, पहले घर संभालो इसके बाद फिर देश संभालने की बात करो, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन एक इसमें कैरेक्टर है, कह सकते हैं, वो भी समय समय में अपनी बात रखता हुआ दिखता है इस मंच पर। और अभी उस जैसा आपने नाम लिया शशि थरूर को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अभी अपने तेवर भी, मतलब कह सकते हैं आक्रामक तेवर ही इसका नाम लेंगे, आक्रामक तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने अखाड़े में आदमी शीर्षक से एक पोस्ट लिखी है और कहा है कि लड़कर हारना ही अच्छा है। मतलब एक अभी कुछ दिन पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नाम फाइनल होने के बाद में शशि थरूर जो है वो चुप हो सकते हैं, वो बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से जिक्र कर दिया है कि अखाड़े में लड़कर हारना ही अच्छा है। क्या कुछ कहेंगे इस टिप्पणी पर उनके? वो बैठेंगे नहीं लग रहा है।
जी वो बैठेंगे तो नहीं, क्योंकि उन्होंने जब ये चुनाव की बात आई और गांधी परिवार से किसी सदस्य को बनाने की बात आई, तब से लेके आज तक वो बीच में सोनिया गांधी को भी मिल चुके हैं, मधुसूदन मिस्त्री को भी मिल चुके हैं, पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। एक बात तो फिक्स है शोभित कि वो चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात मैं बताऊं कि शशि थरूर जो डॉक्टर है और बुद्धिजीवी जो नेता कहे जाते हैं, मतलब कांग्रेस के, उसमें से एक वो उनका नाम सबसे ऊपर है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद थे या शशि थरूर है या मनीष तिवारी है, अलग अलग बहुत कई नेता है जो अपने एक बयान से कायम रहते हैं। उनमें से एक वो है और G23 में उनका नाम भी आता है। अब देखो उनकी नाराजगी कांग्रेस से नहीं है, क्योंकि वो पक्के कांग्रेसी है। उनकी नाराजगी अलग अलग मुद्दों पे है जो G23 के बहुत सारे नेता खुलेआम बोल चुके हैं। बहुत सारे नेताओं ने तो वो मुद्दे पे कांग्रेस छोड़ भी दी है। वो नाम और वो लिस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो शशि थरूर जो है वो चुनाव लड़ेंगे और न जाने उनको कितने वोट मिलेंगे वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन शायद कुछ करिश्मा हो जाए और वो भी जीत जाए, ऐसा भी वो शायद सोचते होंगे, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग फूट पहले से है। ये अभी फिलहाल जयराम रमेश जो बता रहे थे कि भाई बयानबाजी मत करो, हमारे ही सब नेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद भी समझते हैं, जयराम रमेश को भी वो पता है कि कितनी कांग्रेस अलग अलग नेताओं के दल में जुथ में बटी हुई नजर आ रही है। अब देखो अलग अलग जितने नेता है उनके अलग अलग कार्यकर्ता है, जितने कार्यकर्ता है वो भी नेता है। तो जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने जो अपना वजूद खो चुका है, उसको जनाधार तो है उसके पास, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का खुद का जनाधार है वो शायद खो बैठे हैं इसी बयानबाजी से। तो अब देखते हैं कि शशि थरूर साहब जो है वो चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन वो वहीं पे डटे रहेंगे, वापस उनका नामांकन है वो वापस नहीं लेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। जी देखिए, अशोक गहलोत का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डे 1 से, जब से उनकी उम्मीदवारी के लिए अटकलें लगाई जानी शुरू हुई थी और तब से अगर अब तक का दौर देखेंगे तो वो अपने बयानबाजी उनकी भी पलटती हुई दिखी। शुरुआत करेंगे जब उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन का जिक्र हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि मैं कभी सोचता भी नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की तरफ जाऊं, मैं सीएम कुर्सी तक ही जो अपने आप को बैलेंस रखना चाहता हूं। फिर इसके बाद उनका बयान आया कि जिस तरीके से सचिन पायलट और इनके कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आई, फिर उनका बयान आया कि नहीं, सीपी जोशी हो सकते हैं हमारी तरफ से। अगर उम्मीदवारी की अगर हम बात करें तो सीपी जोशी जो है राजस्थान की कुर्सी को संभाल सकते हैं। और इसके बाद में जब उनका नाम फाइनल हो गया और राहुल गांधी ने उनके सारे दावों को निस्तेनाबूद कर दिया, हालांकि एक दावा यह भी था कि मैं एक साथ एक नहीं बल्कि 3 पदों को संभाल सकता हूं। और इसके बाद राहुल गांधी से उनकी मीटिंग हुई और इसके बाद में राहुल गांधी ने जो फुल स्टॉप लगा दिया कि बस बहुत हो गया, अब आप जो आपको दायित्व दिया जाएगा उस पर ही आप बात करें। और उसमें भी अब एक बड़ा फेरबदल आप निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने आज शाम को विधायक दल की बैठक बुला ली है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी रहेंगे। और इसमें आपको लगता है कि सीएम पद के उम्मीदवारों को लेकर, हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बैठक किसके सिलसिले में बुलाई गई है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें सीएम पद के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत जो है वो किसके समर्थन की बात कहेंगे, क्योंकि विधायक तो अभी उन्हीं के पास है ना, राजस्थान के मुखिया हैं, और जिस तरीके से वो आगे की रणनीति पर आगे से आगे चलने की बात कर रहे हैं, इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, आपसे ही जानना चाहेंगे। देखो शोभित, अशोक गहलोत ने पहले तो ऐसा बोला था कि सीएम पद पर भी मैं रहूंगा और अध्यक्ष पद पर भी मैं रहूंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी एक बयान उनका आया हुआ है कि सीएम रहना इस अहम पद के लिए साथ न्याय नहीं दे सकता हूं मैं, अध्यक्ष अगर मैं बन गया तो जाहिर बात है कि राजस्थान के जो सीएम है उसका नाम कुछ अलग होगा। और वो नाम के लिए आज जो बैठक शाम को मिलने वाली है उसमें 2 जूथ जो है, एक गहलोत जूथ है वो उनके समर्थन में आएगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे, और दूसरा जूथ सामने है सचिन पायलट का। वो भी बोल रहे हैं कि भाई सचिन पायलट को अब तो न्याय मिलना चाहिए। और इसी राजनीतिक अखाड़े में अजय माकन और खड़गे का विधायक दल की बैठक में आज जाना मकसद वही है कि नए सीएम के लिए जो नाम आने वाले हैं वो विधायकों का मन क्या है
उसको फंफोसने का, टिटोलने का मन जो है वो बना लिया है और दोनों नेता विधायक दल की बैठक करेंगे और विधायकों से जानना चाहेंगे कि कौन सा नाम पे एक मुहर लग सकती है। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर कोई सर्वाधिक विधायकों से मिला हुआ नाम से अगर कोई दूसरा नाम आ जाता है तो राजस्थान की जो सरकार है उसमें भी भाग बटोर हो सकती है, क्योंकि सामने बीजेपी बैठी है नजर टिकाए। अब गहलोत ने एक दिन पहले भी ये बोल दिया है कि भाई मैं अध्यक्ष चुनाव लड़ूंगा और जो जोशी, सीपी जोशी का नाम भी उन्होंने आगे लिया था। उसके बाद एक बात तय हो चुकी है कि सचिन पायलट का खेमा जो है वो दोबारा एक्टिव हो चुका है और इस बार तो वो कुछ ना कुछ करके सचिन पायलट इस सीएम कुर्सी तक पहुंचे, उसका पूर्ण जोश से वो मतलब एक समझो कि प्रयास करेंगे और ये जो अजय माकन और खड़के वहां पे जा रहे हैं तो उनको मनाने की कोशिश भी करेंगे। जी जिगर पांडा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में लगातार कांग्रेस के द्वारा उसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता रहता है और समय समय पर जो है कार्यकर्ताओं के बीच में और दूसरे खेमा यानी कि सचिन पायलट खेमे के बीच में मतभेद की खबरें भी सामने आती हुई दिखती हैं। तो उसमें एक ये सबसे बड़ी अपडेट आपको हम दे दें कि आज शाम को एक बैठक होने वाली है। अशोक गहलोत के द्वारा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस बैठक में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ निकलकर इस बैठक में सामने आ सकता है? क्या उम्मीदवार, सीएम पद के उम्मीदवार के लिए नाम फाइनल हो सकता है? क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत की कुछ मांगे हो सकती है, उन पर चर्चा हो सकती है? तो ये आने वाला समय ही बताएगा और हो सकता है कि कल इस मुद्दे पर भी हम आपके सामने जो है बात करें, खुलकर बात करें। तो फिलहाल आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।